नमस्कार। इधर हम देख रहे हैं कि किस शरारतपूर्ण ढंग से मस्जिदों और अब दरगाहों को भी निशाने पे लिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उनके नीचे पहले मंदिर हुआ करते थे। अब इस देश में नरसिम्हा राव की सरकार ने एक उपासना स्थल अधिनियम बनाया जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल का सिवाय अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के, क्योंकि उसका मामला उस समय न्यायालय में चल रहा था, उसको छोड़ के किसी भी धार्मिक स्थल का देश में उसके चरित्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो 15 अगस्त 1947 को उसका रूप था वो उसी रूप में रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अयोध्या में मस्जिद गिराने के बाद 1992 में और फिर उस पे एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, ये तो माना कि मस्जिद गिराना गलत था, वो एक अपराध था, उसने यहाँ तक कबूल किया, लेकिन उसके बाद उसने ये कह दिया कि वो स्थान हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए राम मंदिर बनाने के लिए, और मस्जिद के लिए उन्होंने सरकार से कहा कि कहीं अन्यत्र ज़मीन दे दें। जो वहाँ से कुछ दूर फैज़ाबाद के बाहर वो ज़मीन दी गई है। लेकिन हम उम्मीद करते थे कि एक बार अयोध्या का फ़ैसला आने के बाद और वहाँ राम मंदिर बन जाने के बाद इस तरह के विवाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके प्रभाव में हमारा जो शासन प्रशासन का तंत्र है, जो न्यायालय हैं, वो इस विवाद को थमने नहीं दे रहे। इसके लिए पूरी तरह से इस देश की न्यायिक व्यवस्था और इस देश का शासन प्रशासन का तंत्र जिम्मेदार है। जो आपने देखा किस तरह से संभल में एक याचिका दायर होती है, कहा जाता है कि जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर है, और उसी दिन न्यायाधीश महोदय आदेश कर देते हैं सर्वे का, और उसी दिन सर्वे की टीम पहुंच भी जाती है मस्जिद पे सर्वे करने के लिए। और कितने मामले हमारे न्यायालय में ऐसे हैं जो सालों पीढ़ियों तक लंबित रहते हैं, उस पे फैसले नहीं होते हैं। तो आखिर न्यायालय इन मामलों में इतनी रुचि क्यों ले रही हैं, और हमारा जो प्रशासन है वो इन मामलों में त्वरित कार्रवाई क्यों कर रहा है? मैं तो जो 4 लोग संभल में मरे हैं इसके लिए सीधे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय वाई.वी. चंद्रचूड़ को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने ज्ञानव्यापी के मामले में ये नहीं कहा होता न्यायालय में कि भाई सर्वे से तो हम सिर्फ पता लगा रहे हैं कि वहाँ क्या था, हम उस धार्मिक स्थल के चरित्र का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये जो उन्होंने एक ढुलमुल सा एक रवैया लिया और उन्होंने वहाँ सर्वेक्षण होने दिया, इससे अब एक जिसको अंग्रेज़ी में पेंडोराज बॉक्स कहते हैं, मतलब आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। और अब तो जहाँ जहाँ मस्जिद और दरगाहें हैं, भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े लोगों को तो अब काम मिल गया है कि वो जगह जगह जाएं और देखें और ये दावा करें कि जहाँ पे मस्जिदें और दरगाहें बनी हैं वहाँ पे पहले मंदिर हुआ करते थे। तो अयोध्या के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, फिर धार और संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह पे भी दावा किया जा रहा है। और अभी एक और ताज़ा घटना एक और नई जगह पे कुछ दावा हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब इस तरह के दावे और जगहों से होंगे, क्योंकि जो हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक हैं उनको समझ में आ गया है कि सरकार अपनी है। अगर हम न्यायालय में चले जाएंगे तो सर्वेक्षण का तो आदेश हो ही जाएगा। और देखिए, ये तो तय है कि अगर ज्ञानव्यापी के मामले में या मथुरा के मामले में जो सर्वेक्षण सरकार करा रही है या अन्य जगहों पे, इसमें अगर ज़रा सी भी बात ये आ गई कि वहाँ पे पहले कुछ मंदिर के अवशेष उनको मिले, तो फिर सरकार के हाथ में चीज़ें नहीं रहेंगी। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को
निर्देश दिए थे कि बाबरी मस्जिद को बचाया जाए, वो उनका एक संवैधानिक अधिकार था। लेकिन उसके बावजूद कल्याण सिंह की सरकार ने बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया, वो मस्जिद गिरने दी। और जब मस्जिद गिर गई तो कल्याण सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता पहले हूँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाद में। तो ये एक तरीके से संविधान के साथ धोखा किया गया। उस समय की सर्वोच्च न्यायालय के साथ विश्वासघात किया गया कि आपने न्यायालय में शपथ पत्र पे तो कुछ और कहा, आपने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई, संविधान को बचाने की बात कही, और असल में आपने साथ दिया उन लोगों का जिन्होंने मस्जिद गिराई, और अंत में ये कह दिया कि आप उन्हीं के साथ में खड़े हैं। तो ये जो ख़तरनाक खेल अपने देश में शुरू हो गया है, और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे कितना नुकसान होगा। इससे जगह जगह विवाद खड़े होंगे। जिस तरह से संभल में हुआ, लोग प्रदर्शन करेंगे, पुलिस फायरिंग होगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब एक नया तरीका ये निकाल लिया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उस समय से, कि वो गोली चलाती है और लोग मरते हैं, और बाद में कहती है कि हमने तो गोली चलाई नहीं, क्योंकि वो अपने जो सरकारी हथियार हैं उससे गोली नहीं चलाते हैं। ये गोली चलाई जा रही हैं निजी हथियारों से, और फिर दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने गोली चलाई नहीं, ताकि पुलिस को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और जैसा मैंने कहा, इसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ साहब ने जो इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, पहले तो अयोध्या का फैसला, क्योंकि वो उस बेंच में एक जज थे, और जानने वाले ये बताते हैं कि जो भाषा है अयोध्या के फैसले की वो चंद्रचूड़ साहब की ही है। तो अयोध्या का फैसला लिखने से लेके और काशी विश्वनाथ के बगल में, विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वेक्षण का फैसला सुना के उन्होंने जो एक रास्ता खोल दिया है अराजक तत्वों के लिए, जो अब जगह जगह विवाद खड़ा करके और दंगे जैसी स्थिति बनाएंगे। इससे देश को कितना नुकसान होगा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जबकि देश में इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उनका सामना हम कर रहे हैं। कल सोशलिस्ट पार्टी की किसान इकाई सोशलिस्ट किसान सभा का सम्मेलन था हरदोई के भटपुर गांव में, और किसानों ने अपनी पीड़ा बताई, किस तरह से उनको खाद नहीं मिल रही है, किस तरह से उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। इस समय भी किसान आंदोलनरत है। हम अपने अन्नदाता को, जिसकी मेहनत का अन्न हम खाते हैं, हम उसको कानूनी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कोका कोला, पेप्सी कोला वगैरह को हमने एक छूट दे रखी है कि वो मनमानी मुनाफा कमाएं, और किसान की अन्य समस्याओं को हम सुलझाने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान कर्जे में है, वो खुदकुशी कर लेता है, और छात्रों, नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। पढ़ते छात्र ज़रूर हैं, लेकिन शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए कितनी विचित्र बात है कि आप मस्जिदों की जगह मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको आप बंद कर रहे हैं। जहां 50 से कम संख्या है, ऐसे 27,000 विद्यालयों को चुन के उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। आखिर गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा? और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ें, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार लागू नहीं कर रही है। जो एक तरीका हो सकता है सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को अच्छा बनाने के लिए, अगर अधिकारियों के, न्यायाधीशों के और जनप्रतिनिधियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने लगेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे। दिल्ली की तरह फिर निजी विद्यालयों में लोग क्यों जाएंगे, वो सरकारी विद्यालयों में आएंगे और सरकारी विद्यालयों की स्थिति मजबूत होगी।
लेकिन इस तरह की नीति अपनाने के बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार, शर्म की बात है कि अपने विद्यालयों को ख़त्म कर रही है और गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है एक तरीके से। और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो अशिक्षित वर्ग है, अशिक्षित नौजवान है, वो या तो कांवड़ यात्राओं में चले कांवड़िया बन के, और या फिर वो जब मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हो तो वहाँ वो दंगा करने के लिए जाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति है, ये बहुत ही ख़तरनाक है देश के लिए। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार तो इसको मानेगी नहीं, क्योंकि जो उपासना स्थल अधिनियम को लेके जो याचिकाएं दायर हैं, जो ये सर्वोच्च न्यायालय से कह रही हैं कि उनका कड़ाई से पालन हो, और किसी और मामले में, राम मंदिर बनने के बाद किसी और मामले में अब विवाद को न खोला जाए तो उसका कड़ाई से पालन किया जाए। सरकार उसमें अपना जवाब नहीं लगा रही है, तो केंद्र सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि वो कम से कम एक कड़ा फैसला ले और इस तरह के विवादों पे हमेशा हमेशा के लिए रोक लगाए, ताकि कोई ये खुराफात करे ही ना कि ये मांग करे कि जहाँ पे मस्जिद और दरगाहें खड़ी हैं वहाँ पे पहले मंदिर थे और उनके सर्वेक्षण की मांग को लेके कोर्ट में जाएं। क्योंकि एक बात तय है कि अगर ये न्यायालयों ने ये रास्ता खुला रखा तो जगह जगह और जहाँ जहाँ ये साबित होता जाएगा कि अयोध्या में भी आप देखिए ये बहुत स्पष्ट नहीं था, जो खुदाई की रिपोर्ट आई है उसमें बौद्ध विहार के भी अवशेष मिले हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता एकदम निश्चित तरीके से कि मंदिर था ही। लेकिन खैर, न्यायालय ने एक फ़ैसला लिया उस विवाद को सुलझाने की दृष्टि से। वो न्याय नहीं था, वो विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। उसी तरह से हम सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि तकनीकी चीज़ों में फंसने के बजाय आप साफ साफ ये कहिए कि इस तरह के विवादों से दंगों और लोगों की जान माल की नुकसान होने का खतरा है, इसलिए हम इस तरह के किसी विवाद को उत्पन्न ही नहीं होने देंगे और इस तरह की किसी याचिका पे विचार ही नहीं करेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय खुल के ये स्पष्ट भूमिका नहीं लेता है, तब तक हमारे देश का भविष्य अंधकारमय है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, इस तरह के ज़रूरी मुद्दों को छोड़ के जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं, हम उनका जीवन और कठिन बनाने वाले हैं, उनको इस तरह के विवादों का शिकार बना के। धन्यवाद।